हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं जो हमारा ज्योग्राफी है, पृथ्वी हमारा आवाज जो पहली बुक है उसको हम लोग देख रहे हैं। और उसी में हम लोग, आपको पता होगा, चैप्टर देख रहे थे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इन पर हम लोग बात कर रहे थे। हमने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के विषय में हमने पढ़ा और गौर करके हमने एक एक सारी चीजों को उसमें देख लिया था। चलिए देखिए, कल हम आपका बेसिकली बात कर रहे थे कि कहां पे कर्क रेखा है, कहां पर मकर रेखा है, ठीक, और कहां पर भूमध्य रेखा है। ठीक है, चलिए एक बार द्वारा इनका निर्धारण हम लोग आपका देख लेते हैं, थोड़ा सा इन पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? देखिए, ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय वृत्त, या फिर क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक, यहां पर 23.5 डिग्री पर 23.5। ठीक, ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। कैसी रेखा है? कर्क रेखा है। और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक, ये आपको देखना है और ये इनमें आपको बात भी करनी। ठीक, ये जो लाइन है आपका 0 डिग्री, ये क्या करती है? ये ग्लोब को, यानी काल्पनिक रूप से अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। देखिए, जिन्होंने बच्चों ने नहीं बनाया है बना लीजिए, फिर और इसके विषय में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। हो गया? आगे बढ़ जाएं। ध्यान दें, कल मैंने आपको समझाया था और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया भी था कि यहां से ये जो बीच का पार्ट है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो पार्ट है, ठीक, यहां हमेशा गर्म रहता है। क्या? यहां सूर्य हमेशा वर्ष भर समान रूप से चमकता है, आपका सर के ऊपर रहता है। 23.5 से पार कभी सूर्य नहीं जाता और इधर 23.5 से इधर पार नहीं जाता। इसलिए सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ती हैं और यह टेम्परेचर आपको सर्वाधिक रूप से देखने के लिए ज्यादा मिलता है। ठीक, जबकि ये जो क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? आपकी तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ शीत ऋतु का अनुभव होता है। ठीक, और ये है आपका व्रत वाला क्षेत्र। ये ऐसा है जहां पर आपका सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं है और सूर्य की किरणें ना पहुंचने के कारण क्या होता है? यहाँ शीत ऋतु, यानी कि हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। क्या पड़ी रहती है? हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, यानी कि पोलर एरिया हमेशा कैसे होते हैं? बर्फ से आपका ढके रहते। क्लियर है? ये आपको देखना है। देख लिया? जिन बच्चों ने नहीं बनाया है आप इसको बना भी लीजिए, देख भी लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए, कल हम यहां तक आपका पढ़ चुके थे और देशांतर रेखाओं की बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं क्या है?
किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी स्थान की स्थिति को जानना है तो अक्षांश जानना जरूरी होगा, और अक्षांश के अलावा और बहुत सारी अगर स्थिति आपको जाननी है, देखनी है, तो उस स्थिति के लिए हमें कुछ और चीजों की जानकारी, कुछ अतिरिक्त जानकारी हमको चाहिए। कह रहे कि प्रशांत महासागर में स्थित तोंग द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। उसमें कौन सा द्वीप? तोंग द्वीप। और हिंद महासागर में कौन सा? मॉरिशस द्वीप। अगर आप इनको देखोगे, ये दोनों 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। कैसे स्थित है? 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उनका यही सही स्थान जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने के संदर्भ में रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। बेसिकली इनके डिस्टेंस के विषय में पता करना है कि आपका प्रशांत महासागर का टोंगा द्वीप और हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप के बीच डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है? इन संदर्भ में रेखाओं में देशांतर योगांतर कहते हैं। अब कह रहे जो रेखा इनको बताती हैं उनको अब क्या कहते हैं? देशांतर योगांतर रेखा कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षों में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? उनको अक्षों में मापा जाता है। ठीक? प्रत्येक अक्ष को मिनट में, मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। मतलब जो आपकी मिनट है, देखिए अक्षांशों को किसमें डिवाइड करते हैं? मिनट में। ठीक? और आप इस पर बताऊंगा कि कैसे आपका 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होगा। ठीक है? देखिए ये अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर योगांतर रेखा आपस में मिलती हैं। यानी कि जहां पर लाइन, सारी योगांतर लाइन आपस में मिलती हैं, वहां ये सब शून्य हो जाती हैं। देखिए ये बढ़िया एग्जांपल है। कहां मिल रही है? इस पॉइंट पर, और यहां क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। देखिए चलिए, अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतर युगांतर की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य आसंख्या ही व्यक्त करना कठिन होता है। और कह रहे हैं कि जो मुख्य संख्या है उनको ही व्यक्त करना क्या जाता है? बहुत बार कठिन होता है। इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। तभी सभी देशों के ने निश्चित किया है कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली योगांतर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। योगांतर को प्रमुख योगांतर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है। यहां से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख योगांतर तथा 180 योगांतर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये मैं आपको दिखा चुका हूं कैसे बनते हैं पूर्वी को। अब देखिए थोड़ा समझिए पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को। ये देखिए ये हो गए 0 देशांतर, और यहां से इस तरह से लाइन खींचती है सीधी। असल में ये लाइन यूं खींचती है इस तरह से, कुछ इस तरह से 0 पे आके मिलती है सारी लाइन। एक्चुअल में तो इस तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं पढ़ने के लिए ताकि आसान रहे, तो हम इनको कैसे खींचते हैं? सीधी खींच देते हैं। ठीक? इस तरह से। अब यहां से 0 से इधर 180 और 0 से इधर 180 रेखाएं होती हैं। ठीक? ठीक? कितनी होती है? 180। और यही 0 2 भाग में डिवाइड करती है। ये कौन सा गोलार्ध? ये आपका पूर्वी, और ये कौन सा? ये हो जाएगा पश्चिमी। ठीक? ध्यान रहेगा, एक पूर्वी गोलार्ध, एक आपका पश्चिमी गोलार्ध। चलिए
अब कह रहे हैं कि अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समांतर रेखा एवं देशांतर रेखा में बनी ग्रेड को देखो। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाली जो रेखाएं हैं ये क्या है? ये रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं ये कौन सी रेखाएं हैं? ये है अक्षांश रेखाएं। अंतर दिखाई दे रहा है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं में? देखिए, देख लिया? चलिए, ग्रेड को आपने देख लिया कैसे बनते हैं। अब कह रहे हैं कि ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, असम में ध्रुवी 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर आपको किसी स्थान का पता लगाना है तो अक्षांश और देशांतर दोनों की सही जानकारी होना कैसा है? आवश्यक है। चलिए ध्यान दें, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे। चित्र 2.7 को ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 जिस पर क्षैतिज बिंदु कह गए अक्षरों में व्यक्त करें। दोनों पर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं। वहां कुछ छोटे वृत्त खींचे गए हैं। इन वृत्तों में अ के नाम को व्यक्त किया गया। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतर पर क्षैतिज की उत्तरी रेखा को व्यक्त करती है। देखिए, सबसे पहले ये वाला मैप देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अक्षांश रेखा देशांतर रेखा किसी जगह का समय स्थान बताती है। देख रहे हैं आप? देख लीजिए। ध्यान रखिए बच्चा, ये क्लास आपकी रिवीजन की तौर पर है, ठीक है? देख लिया? ठीक। अब देखिए, हमने एक लाइन का जिक्र किया था। वो लाइन कौन सी थी? ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहे थे बेसिकली। तो ये होगी 0 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन है। इधर का जो पूरा क्षेत्र है वो क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। याद होगा? ठीक। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे विश्व के समय में समय ऐड होगा और इधर को हमारा समय घटेगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस कारण से ये ऐसे होता है, इसलिए होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। ये आप देख लीजिए। अब देखिए, थोड़ी भारत की स्थिति को इसमें पढ़िए। ये रहा भारत, दिखाई दे रहा है? इसमें एक चीज लिखी हुई है 5.5 घंटे, यानी कि ऐसे लिखा है ना, प्लस प्लस का साइन आया है। ठीक, कहने का मतलब है विश्व के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि भारत का जो समय कहां से स्थापित होता है? 82 डिग्री हाफ ईस्ट देशांतर से क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, देख लीजिए।
चलिए देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है। क्या है कि अगर आपको समय को मापना है तो समय को मापने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और आपका ग्रह की गति है। सूर्य उदय, सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण सबसे अच्छा साधन स्थानीय समय के अनुमान सूर्य के बारे में है। ऐसा है, अगर आपको जानकारी लेनी है तो जो स्थानीय समय है उसका जो सूर्य द्वारा जो अनुमान है उसके अनुसार ही है। जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के बाद लंबी होती है। कैसी होती है? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद सबसे लंबी समय में लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख योगांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदुओं पर होगा उस समय योगांतर में स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कैसी होगी? उन सभी स्थानों पर आपका दोपहर होगी। ठीक, यानी कि जब आकाश कहां होगा? सबसे ऊपर होगा, हाइट में, तो कोई भी दोनों योगांतर जो भी हैं उनमें क्या होगी? दोपहर होगी। यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में अगर होगा तो वहां क्या होगा? दोनों योगांतर में आपका दोपहर का समय होगा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। देख लिया? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती आता है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में आते हैं उनका समय आगे होगा, जो पश्चिम में आते हैं उनके समय पीछे होगा। चित्र 2.8 में देख चुके हैं। समय के अंतर की गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहले, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री अपना चेंज करती है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार ग्रीनविच दोपहर के 12 बजते हैं। ग्रीनविच पूर्वी देशांतर 15 का समय होगा, यानी कि 60, 15 गुना 4, 15 चौका 60, यानी कि 60 मिनट। ग्रीनविच के 1 घंटे का आगे वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच पश्चिम की पूर्व की ओर 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 पर मध्य रात्रि हो रही होगी। ये सब तब है। देखिए, 0 डिग्री पर आप खड़े हो जाइए, सबसे बढ़िया है टाइम को मानने के लिए। आप कहां हो जाए? 0 डिग्री पर खड़े हो जाए, और जब जैसी 0 डिग्री पर आप खड़े होंगे, मान लीजिए ये आपका पूर्व का हिस्सा है, ठीक, और ये आपका पश्चिम है, गोलार्ध है। आप यहां बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में खड़े हैं। ऐसे अगर आप पूर्व की तरफ आप जितना बढ़ेंगे, अगर आप एक अक्षांश चलते हैं, ठीक, तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। यानी कि आपने 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 15 अक्षांश चल दिए, तो 15 अक्षांश चलने पर आपका 1 घंटा समय पूर्व की ओर बढ़ जाएगा। और आपने अगर पश्चिम की ओर 15 अक्षांश चले तो आपका समय घट जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 0 डिग्री पर खड़े होकर पूर्व की ओर आपका बढ़ने पर, 1 अक्षांश मात्र बढ़ने पर, और कितना है? 180 तक है, तो कितना होता है? 4 मिनट का अंतर आएगा। 1 घंटे का अंतर कब आएगा? जब हम आपका 15 अक्षांश बढ़ जाएंगे। कहां? चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में। पूर्व की ओर बढ़ रहे हो तो हम समय में ऐड कर देते हैं, बट मान लीजिए अगर 12 बजे होंगे पूर्व में और हम 15 डिग्री चल गए तो 1 बज जाएगा, और अगर पश्चिम की तरफ चले तो 11 बज जाएंगे। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो यही है समय का निर्धारण। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उसी समय घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाए गए समय उसी स्थान का समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतर योगांतर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। हम मानक समय ही क्यों मानते हैं? अब देखिए, समय तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम की, कि हम स्टैंडर्ड टाइम को ही क्यों मानते हैं। अभी तो आप ही बताओगे बच्चों, क्यों मानते हैं स्टैंडर्ड आपका टाइम को? अलग अलग योगांतर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर आता है। ठीक, क्या होता है? अंतर। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में
गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय लगभग में 1.5 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली योगांतर में स्थानीय समय का मानक बनाया जाए। ठीक, इस योगांतर के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। आप देखेंगे 82.5 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय योगांतर माना गया है। योगांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारत का मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कहां से जानते हैं? भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, उसको मानते हैं। अब देखिए, अब भारत में ही देख लीजिए, भारत की शुरुआत कहां से होगी? अगर हम मान लीजिए ये आपकी 0 है, इस साइड में बढ़ रहे हैं, तो भारत कहां से प्रवेश हो गया? 68 डिग्री पूर्व से, और कहां तक है? 97 डिग्री। तो इन दोनों के देशांतरों के बीच में ही 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आता है। कितने का? 1 घंटा 45 मिनट का टाइम में, अगर आप देशांतर के हिसाब से इनको देखते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से देखते हैं? देशांतर के हिसाब से। कह रहे करीब भोपाल के निकटतम एक छोटे से नगर में रहते हैं। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज लोग रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। अब देखिए, लंदन में कितने बजेंगे? दोपहर के 2, और भारत में कितने बजेंगे? शाम के 7:30। देर रात्रि समाप्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या है? बताइए, कितना अंतर है? समय का अंतर। और वहां दोपहर के कितने बजे हैं? 2, और यहां कितने बजे हैं भारत में? 7:30। तो 5.5 घंटे का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? साफ साफ। तो इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर यानी 82.5 पूर्व में स्थित यहां तक का समय ग्रीनविच 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किसका समय? हमारा। यहां कितने बजे हैं? दोपहर के, और हमारे यहां कहां के बज रहे हैं? शाम के। तो हम कितने आगे हो गए? 5.5 घंटा। ठीक, इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरों का विस्तार अधिक है, इसके कारण एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 स्टैंडर्ड टाइम है, जो पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 देशांतर तक घिरे हैं। अगर आप 15 देशांतर पार करते हो तो आपका 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं जो आपको देखना है, ठीक, और आपको इनको करना है। चलिए एक बार कुछ पूछ लीजिए, कुछ देखना देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख ले मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, रिवीजन के तौर पर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।